हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संपत्ति पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 7, संपत्ति। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पाठ में धनवान बनने के सफल और सार्थक तरीके बताए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति यानी हर इंसान के पास सीमित समय और सीमित साधन होते हैं। उनका सूझबूझ से उचित प्रयोग और परिश्रम करके एक साधारण व्यक्ति कैसे धनवान बन सकता है, यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उनके पास नाना यानी तरह तरह के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी ही झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशानी में बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूँ। तुम किसी धनवान के पास जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूं कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है? अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद कहता है, हाँ, कुछ संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही जो कपड़े हैं वही मेरे पास है। ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना तुम शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। जो तुमने उधार लिया वो भी तुम उसे लौटा देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना और आगे बढ़ते जाने। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। उसने ध्यान दिया अरस्तु की बातों पर। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचने लग गया। 1 आना मुनाफे लेने से केवल 1 पैसे का गुजारा करना। 3-4 महीने बाद उसने ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली, यानी वो तरक्की करता जा रहा था। कई माह बाद फलों का एक बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया और भी व्यवसाय उसने शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी प्रकार एक युवक भूखा था। वह एक सेठ के पास गया और उसने उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। वो बोला, उसे उठाकर ले जाओ, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा हुआ चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग में कही गई थी, यानी बात जो कही गई थी वो हंसी में कह गई थी, और लेकिन उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में गया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखा रहा था। उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था, यानी एक सांप था उस सपेरे के पास। युवक वहां पर रुक जाता है। सपेरे ने खेल दिखाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा दिखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो, मैं इसे बेचने निकला हूं। युवक ने क्या कहा? मैं इसे बेचने निकला हूं। सपेरा हंसकर बोला, स्वयं क्या? सपेरा हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मूल? तू क्या देगा? वो बोलता है कि तुम क्या दोगे? 1 पैसा, सपेरे ने कहा। वो बोलता है, ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर चला जाता है। चने खरीदकर मंदिर के पास बैठ गया। वहां लोग पक्षियों को दाना देते थे और सरोवर में यानी तालाब में मछलियों को दाना खिलाया करते थे। चने उसने 2 पैसों में बेच दिए। फिर वह चने लाता बेचता, वो ये क्रिया रोज रोज करने लग गया। इस प्रकार अधबेच रहकर उसने पैसा जोड़ लिया, यानी भूख रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते वो बड़ा व्यापारी बन गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उसी सेठ के पास
आया जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था। वो बोला, आपका मरा हुआ चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया। आपकी उधार दी गई चीज मैं ब्याज के साथ आपको देने आया हूं। यानी मैं नहीं चाहता कि मैं आपका कर्जराज रहूं, मैं आपका जो मुंह था वो इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ आपको देने आए। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा लेकर रख लिया, पर उसे खाली नहीं जाने दिया। वह बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है, ये वास्तव में सच्चाई है। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। हेनरी फोर्ड, संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी के मालिक, पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंचर बनाया करते थे। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती, नहीं मिलती चूहे वाले से? संसार की प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होता है। यानी गरीबी से आप तरक्की की ओर बढ़ते हैं। एक के बाद एक वह सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिर में वो करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना जरूरी है, आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ न लेंगे, बात आपके समझ में नहीं आएगी, यानी बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार है? आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप शक्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज ही नहीं कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है। आप गए हैं और तोड़ लाए हैं। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। उपर्युक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया जाता है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी बात है संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की एक सीमा जरूर है। रुपए में से लेकर एक शतांश अर्थात 100वां भाग खर्च, और शेष को हमें जमा करना चाहिए। यानी हमें धन का संचय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम सब उड़ा दे, खर्च कर दे, नहीं। जमा करने से ही आदमी शनि शनि यानी धीरे धीरे संपत्तिशाली बनता है। यानी वो थोड़ा थोड़ा उसकी स्थिति में सुधार आता है। खर्च निम्नतम स्तर पर जरूर है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता, संपत्ति पास नहीं थम सकती। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है। पैसा कमाना सरल है। पैसा कमाना क्या है? सरल है। पैसा कोई भी कमा सकता है। उसे बचा कर रखना और बढ़ाना ये सरल काम नहीं है, क्योंकि बचाना पैसा सबसे मुश्किल काम होता है। ये एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते। खाना, कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार हर तबके के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है, यानी तरक्की की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई की खर्चों में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए? अपना जो पैसा है जो हम कमा रहे हैं उसका कुछ भाग ही खर्च करके बाकी जो हमारी कमाई है उसको धीमे धीमे संचय करना चाहिए। जब हम संचय करेंगे तो एक दिन हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, तभी हम प्रगति आगे कर पाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा हुआ है। यदि आप सेविंग्स करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भर जाता है, मटका भर जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उसके चरणों पर लौटने लग जाती है। वास्तविकता में यह एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते। यहीं पर हम मात खाते हैं। यानी हम क्या सोचते हैं, एक बूंद से क्या होगा, कुछ नहीं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति होती है, यानी शुरुआत हो जाती है। एक अणु का कितना महत्व है,
इतना महत्व है कि सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। छोटा सा अणु है, लेकिन उसमें कितनी ताकत है कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जब हम इसका महत्व जान लेंगे, तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल हमें मिल गई। यानी हमें इसका महत्व जानना सबसे जरूरी है। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपा है। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। अपनी बुद्धि के फेर में पढ़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूबे रहते हैं, यानी सपने सोचते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। कछुए खरगोश की दौड़ की कथा तो हम सभी ने सुनी ही है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश को अपनी लंबी लंबी छलांगे मारता है और कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता करके लगातार चलता रहता है। खरगोश अपनी छलांगों में के विश्वास पर सो गया, सो और वो हार गया। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, यानी अपने अंदर ये संकल्प कर लेना है कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। आप ये अपने मन में कह देंगे कि नहीं यार, मैं रईस एक दिन या मैं अमीर बन के रहूंगा। इसके लिए कुछ आपको योजनाएं बनानी होगी। अपनी पूंजी और कार्य क्षेत्र के अनुसार अपने अनावश्यक यानी जो जरूरी खर्चे नहीं है, उन खर्चों को कम से कम न्यून कर दें। फिर भी जी जान लगा दे। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण दूं। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। क्या पीना बंद कर दिया? सिगरेट। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था, वह एक डब्बे में डालता गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गए। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसका डब्बा उसने जब खोला, तो उन पैसों से परचून की एक दुकान उसने खोल दी। तो बताइए कितना पैसा वो रोज धुएं में बर्बाद कर रहा था, और वो व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कारें हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। यानी आप जरा सोचिए कि जो वो धुएं में उड़ाता था, उससे आज उसने अपना व्यापार शुरू कर लिया। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि मनुष्य के 87 वर्ष खर्च अनावश्यक होते हैं। 87% खर्च जो है वो अनावश्यक होते हैं, जरूरी नहीं होते। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों में खर्च करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मतलब जरूरी चीजें मनुष्य की क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए, और मकान, छत चाहिए रहने के लिए। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 जरूरतें हैं जिनको हम अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकते हैं। यानी हमारे टोटल इनकम का सिर्फ 13 या 13% लगता है जिनको हम इन खर्चों को पूरा कर सकते हैं। आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या 500 का सूट पहनना जरूरी है? 50 रुपए के सूट से आपका काम नहीं चल सकता। खाना आप घर पर बनाएं और खाएं, वही खाना 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल में खाना आपका जरूरी है क्या? जो चीज फुटपाथ पर आपको 1 रुपए में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट पाट वाली दुकान से लें तो 3-4 रुपए की लगेगी। क्या जरूरी है वहीं से खरीदें। फुटपाथ पर खरीदने से क्या आपको शर्म आती है क्या? सिर्फ हम अपने स्टेटस की वजह से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी शॉप से परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना स्टेटस दिखाना है, हमें अपना रुतबा दिखाना है। सबसे बढ़िया, आप अपने खर्च यथासंभव सीमित करें। अपने खर्चों को आप कम करेंगे, जितना जरूरत होगा उतना ही खर्च करेंगे। ये सबसे जरूरी बात है। आपको ऐसा करने में कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। ठीक है, भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में खुश रहूं, तो आपको ये करना ही होगा।
इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ाएं। जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगा दें। इस प्रकार आप संपत्ति इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इससे इसमें समय लगेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते चले जाइए। आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें। अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप जरूर मैदान फतह करेंगे, यानी आप जरूर उसको जीतेंगे, हासिल करेंगे। रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आप किस तरीके से सफल बने? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ। हड़बड़ाहट और शीघ्रता से जल्दबाजी में काम नहीं करता, और न ही कोई मैं जोखिम वाला काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ा ही कीमती है। इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर मनन करिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लो, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो। और मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर आपको विचार करना चाहिए। व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिन बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना अपने आप को खतरे में डालना है। जब आपको किसी काम की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और आपने वो काम शुरू कर दिया, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं आप ठोकर जरूर खाएंगे। इससे बेहतर ये है कि हम कार्य करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम में हाथ हमें नहीं डालना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, अपना पैसा हमें नहीं फंसाना चाहिए। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में हो। बूते के बाहर की योजनाएं ना बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को ना करें। अपने बूते पर ही कार्य करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा के खतरनाक ही होता है। आप लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी और की सहायता लेंगे तो आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। हम उस पर निर्भर होंगे तो वो हमारा कभी भी फायदा उठा सकता है। इसीलिए कोई भी कार्य करें तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनकर हमें कोई कार्य करना चाहिए। आपको पलटकर चलना पड़ेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। योजना बनाइए, मनन करिए और कमाया गया पैसा संभालिए। आने वाला पैसा मुट्ठी भींच कर रखिए। अनावश्यक रूप से पैसा खर्च मत करिए। एक नियम बनाइए, और इतना खर्च करूंगा, भले ही उसमें आपको केवल एक वक्त खाना मिले, लेकिन आप उस नियम को बनाए रखिए। मेरा एक मित्र है, यानी एक दोस्त है, मैं उससे मिलने गया। उस समय 2 बज गए थे। मेरा मित्र कार्यरत था, कार्य कर रहा था। मैं जाकर बैठ गया, तभी उसकी पत्नी आ गई। खाना खा लीजिए, बस अभी आया, वह बोलकर मेरे मित्र से पूछा, क्या बात है? मैंने मित्र से पूछा, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? वो मुस्कुरा कर बोला, आज कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया कि मैं उतने का उतने का काम नहीं कर पाया जितने का मैं खाना खाता हूँ। जब कर लूंगा तब खाऊंगा। बस हो ही गया। बात सुनकर मैं चुप रह गया। मुझे मेरे मित्र ने बताया, दोस्त ने बताया कि जब तक वह अपने खर्च के बराबर का काम नहीं कर लेता, तब तक वह खाना नहीं खाता। जरा सोचे कि वो व्यक्ति कितना मेहनती है। देखो, देखा आपने, इसी को मैं अपने मित्र की सफलता समझ पाया। जब तक आप इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लेंगे, तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक मानी हुई बात है कि कितनी कठोरता के साथ मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखा था। संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कार्लाइकल का कथन है कि मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर निर्भर
नहीं करता, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर दिया है। भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य वह होता है जो आप अपने कर्म कर रहे हैं। यदि आप काम करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। यदि आप काम ही नहीं करेंगे तो जरा सोचिए किस तरीके का फल। आप सो रहे हैं, आप सोचे मुझे सोते-सोते मेरा पेट भर जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? अतः हमें अपने भाग्य को बनाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना होगा, कार्यरत होना पड़ेगा। वास्तव में कार्य के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य की को संपत्तिशाली बनाता है। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार कर्म करो, अधिक से अधिक ज्यादा समय लगाए, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास कुछ आ जाए, तो ये संभव नहीं है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको मैं बताता हूँ। दो दोस्त थे, यानी दो मित्र थे। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है। मैं भाग्य को नहीं मानता। साबित कर इस बात को। चल मेरे साथ। भाग्य को न मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया उसको। खूब पके आम लटके थे और हवा के झरोखियों से आम टूटकर गिर रहे थे। दोस्त बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख। तेरे भाग में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया। शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर नहीं गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। आखिर में भाग्य को मानने वाला मित्र हार जाता है। भाग्य बड़ा है या कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। जब आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य स्वतः ही परिवर्तित यानी बदल जाएगा। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतः हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म न करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म की दुनिया है। किसकी दुनिया है? दुनिया कर्म की है। इसीलिए अतएव मेरे दोस्त कर्म करो। संपत्ति मुक्ति संपत्ति मुफ्त में नहीं आती। आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कर्म कैसा? कठोर कर्म, कठोर मेहनत करनी है। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। श्रम में बहुत मजा है, बड़ा आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाला उसे देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश हो जाता है, पूरा खुशी से झूम जाता है। एक बार आप ऐसा करके देखें। खूब मेहनत कीजिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मैं कसकर मेहनत करता हूँ, लेकिन रविवार को मैं जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार का आराम भी वास्तविक सुख पाता है। 6 दिन कठोर परिश्रम और 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मजा आएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी मिल जाती होगी। इस प्रकार की दिनचर्या को आप अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले मैकले मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूं और बड़ा मजा आता है जीवन में। मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की हर एक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपने परिश्रम की शक्ति में कंजूसी न करें। भावनाओं के उफान में न बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है। खुद काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। जैसे जल्दी से दूध उबलता है फिर वो नीचे भी जल्दी हो जाता है, उसी तरीके से होता है। इसी प्रकार के व्यक्ति जब कहीं के नहीं रहते, अतएव दूध में आए उबाल के समान आप भी
सभी कार्यों को न करें। पहले आप निश्चित करें यानी संकल्प करें, खूब दृढ़ता के साथ काम में लगे। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है कि आप उस काम को करें ही ना। काम में आना, काम में अपना हाथ ही नहीं डालना चाहिए। जब अगर हमारी स्थिति हो तो हमें काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। हाथ खींच लें। भावना भावना में बहकर काम करना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए पहले यहाँ पर जो निम्न बातें दी गई है उन पर खूब विचार करना चाहिए। पहला है, दृढ़ संकल्प हमें अपने मन में कर लेना चाहिए। अटूट इच्छा शक्ति हमें अपने मन में बना लेनी चाहिए। अनवरत कार्य और निरंतर सतर्कता हमें रखनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजा कर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम को हमें बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना जरूरी है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है, व्यर्थ में आपको समय नहीं गंवाना। जितना ही ज्यादा समय अपने कार्य को आप देंगे उतनी ही आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें, आलस में न आए। हर दशा में आपको निपटा हर दशा में उसको निपटा दें, यानी आज ही हम उस कार्य को समाप्त करें। मन भावन कार्य अपनी मंजिल सरल बनाए। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य ना करें। अनावश्यक पूंजी न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार भी कर लें। इसके बाद इसके बाद आप निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। छोटी सी छोटी भूल भी आपका बना बनाया कार्य जो है वो बिगाड़ सकती है। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं स्वेट मॉर्टन। वो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बूंद बूंद से घट भरता है, उसी तरीके से हमें धन का संचय भी बूंद बूंद करके करना चाहिए। तो हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में रोचक तथ्य लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।